Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So welcome back children. In the last episodes, we had completed the active passive voice of present tense and past tense. Now only one remains as far as the format of tense is concerned. So we are going to do future tense. So the passive voice of future tense, how we convert the sentences of future tense into passive voice. तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसकी पढ़ाई की थी, और आज हम जो आखिरी टेंस है फ्यूचर टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसे पढ़ने जा रहे हैं। सो सिंपल फ्यूचर, इसका स्ट्रक्चर देखें। और जो सिंपल फ्यूचर टेंस है, ऑफ कोर्स ये भविष्य की बात करता है, फ्यूचर की बात करता है। तो कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं जो इसके साथ आते हैं। जैसे अगर आप देखें तो टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नो So any action or time frame which indicates future, which indicates in fact the trend of future or something which is going to happen in future, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसे कार्य जो भविष्य में घटित होने वाली है, जो भविष्य में होने वाली है, जो भविष्य की तरफ संकेत करती है, तो सिंपल फ्यूचर उसे आप कह सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, देखें। सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस वर्ब इन प्रेजेंट फॉर्म, or V1 you can say. So subject plus shall will plus verb in present form or V1 plus object. No? So this is the structure of the sentence in simple future tense. और ये जो शैल और विल हमने लिखा है, दोनों फ्यूचर टाइम को ही रेफ़र करते हैं, दोनों फ्यूचर टाइम की अभिव्यक्ति के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो ग्रामर में जनरली आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सबके साथ विल का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन एक मज़ेदार किस्सा इसके साथ ये है, अब ज़रा इसको देखें आप। इज इक्वल टू, जब हम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं तो दोनों एक ही जैसा हो जाता है। आई विल इज इक्वल टू यू विल। लेकिन शैल के साथ ये बात नहीं है। तो सेफ रहने के लिए जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें हम ख्याल रखें कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, और बाकी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन मॉडर्न यूसेज में ये जो डिफरेंस हैं ये बहुत हद तक ख़त्म हो चुके हैं।
in a spoken English, it doesn't matter at all that what you are saying, shall or will, it doesn't make any difference. No, even in writing also it doesn't make that much difference. But as far as grammar is concerned, when children are preparing for the exam, then they must keep in mind that with first person they will use shall and will be used with second person and third person. तो जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रामर पढ़ते हैं उनके लिए यह अनिवार्य है कि फर्स्ट पर्सन के साथ वो शैल का प्रयोग करें और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करें. Is it clear, no? Yeah. So now, but see, when you use shall with second person, with third person, then obviously the meaning changes. Then the meaning doesn't remain the same. You know? As for example, see the sentence. They shall defend their motherland. No? Here, while telling the rules, I said that generally with third person, second person, you will use only will to indicate the future time reference. But when you use shall with third person, shall with second person, the meaning drastically changes. तो अर्थ में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है और यह स्पेशल यूज है, यह जनरल यूज नहीं है. तो दे शैल डिफेंड देयर मदरलैंड, इसका मतलब ये है कि यहाँ कमिटमेंट है. हियर देयर इज ऑब्लिगेशन, देयर इज कमिटमेंट, वन इज बाउंड टू डू दैट वर्क, one has to do that work. After all, it's a matter of motherland, so how the people will not try to defend it. So therefore they shall defend their motherland. So it means they are committed to do so. So when you use shall with third person, with second person, it gets emphasis, it becomes more assertive. तो वाक्य पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है. एक वजनदार तरीके से किसी बात को कहने के लिए इस ढंग का प्रयोग किया जाता है. लेकिन अगेन आई एम टेलिंग दैट दिस इज इन स्पेशल केस, नॉट इन जनरल केस और नॉट इन कॉमन केस. राइट. सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. And this is in active form. So in passive, so first let us see one sentence like this. She will buy a flat in London. She will buy a flat in London. She subject, will is already here, buy V1 or present form of verb. A flat in London, you can put in the object category. So she will buy a flat in London. See, again you'll write the object first. So a flat would be bought by her in London. वह एक फ्लैट खरीदेगी लंदन में. एक फ्लैट उनके द्वारा लंदन में खरीदी जाएगी. So this is all. So this is the beauty of passive sentences, you can say so. See another sentence. So flat will be bought by her in London. The poet will recite his poems tomorrow. The poems will be recited tomorrow by the poet.
So, the structure in passive is like the poems will be recited tomorrow by the poet, a flat will be bought by her in London. No? So, obviously, object will come first plus shall or will plus be plus past participle form of the verb plus by subject. So, this will be the structure of a simple future sentence in passive form. Now, let us see some negative sentences, interrogative and interrogative ones. See the negative sentence first. She will not lend her साइकिल, वह अपना साइकिल किसी दूसरे को नहीं देगी. She will not lend her cycle. She, the subject, will, the helping verb here, not makes the sentence negative. Lend is the main verb. Her cycle is the object. Her cycle will not be or won't be. Anything you can write. Lent by her. No? The past form of lent is lent. They will not support the injustice won't be supported. So, this is how we convert the negative sentence into the passive voice. Let us see few question sentences. Will she deliver a speech tomorrow? No? So, the passive will be will the speech be delivered by her tomorrow? So, this is how we shall convert the
simple future interrogative sentences now into passive voice. So, will the speech be delivered by her tomorrow? Yeah. So, will she deliver a speech tomorrow? Will the speech be delivered by her tomorrow? So, this is how we shall convert the interrogative sentences into the passive voice. See few more sentences. So, this is the sentence, will the policy change the scenario? No? So, it is in active form. Will the scenario be changed by the policy? So, this is how we shall make it. Shall we defend our motherland? No. Will our motherland be defended by us? Will he drive a car? So, will a car be driven by him? So, this is how we shall convert the negative and interrogative sentences of simple future tense into passive voice. तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम जो भी क्वेश्चन सेंटेंसेज हैं या जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हैं, वाक्य हैं सिंपल फ्यूचर के, तो उसे हम इस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. So we have read up to this simple future and we have studied quite comprehensively. Hopefully you must have enjoyed the lesson and again next time new episode with some new topic. I'll be back. Till then, goodbye, namaskar.